अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। तो आज के जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय द फोर्स। क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ी कि फोर्स के टाइप्स क्या हैं, पर आज हमने जो फोर्सेस के टाइप्स निकालने हैं वो हमने किसी बेस पे निकालने हैं। वो बेस क्या है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हमें पता है कि वर्क हमेशा कौन करता है? फोर्स। तो हम देखेंगे कि फोर्स ने वर्क कैसी करी, इस बिना पे कि उसने वर्क कैसी करी उस फोर्स ने, इस बिना पे हमने फोर्सेस को कैटेगराइज किया है। तो कैटेगराइज जो है इनकी वो टू टाइप्स में है कि एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बस दो ही टाइप्स के फोर्सेस हैं। पर यहां पर जो बेसिस है वो है वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स ने कैसी वर्क करी। यहां पर ये चीज पढ़ने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को कि क्या वर्क डन हमेशा ओवर द क्लोज्ड पाथ हमेशा जीरो होती है कि नहीं होती है? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है मैंने? क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ, मतलब कि अगर मैंने यहां से पाथ स्टार्ट करी, ये गया मैं इधर एंड आई कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, तो ये जो पाथ हो गई ये तो क्लोज हो गई। तो ये एक बॉडी थी, इसको मैंने अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स यहां से चलाया, फिर वापस उसी पॉइंट पे लाया। तो इस फोर्स ने कुछ वर्क करी, इस बॉडी को लेके, इस बॉडी को ए पॉइंट से लेके घूम फिरा के वापस उसी ए पॉइंट तक लाना, इसने कुछ वर्क करी। क्या वो वर्क हमेशा जीरो होती है? ऐसा क्वेश्चन है यहां पर। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि वर्क जब फोर्स करता है तो वो वर्क किसके बराबर निकलती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जब तक कोई फोर्स डिस्प्लेस ना करे किसी बॉडी को तब तक वो वर्क नहीं करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गई तो वर्क क्या होगी? जीरो। तो ऑब्वियस ही बात है, whenever the displacement is zero we can say that the work done by that force is zero। यहां पर मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस फोर्स ने वर्क करी ओवर दिस क्लोज्ड पाथ, जब ए पॉइंट से लेके इस बॉडी को बराबर वापस ए पॉइंट तक लाया, तो इस फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट कराई इस बॉडी की, व्हाट इज दैट डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो क्लोज्ड पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, तो वर्क डन भी हमेशा जीरो निकलना चाहिए। दैट इज वाई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वर्क डन हमेशा क्लोज्ड पाथ पे जीरो होती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस आती है बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको कुछ आइडिया आया होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ क्रिटिक होगा, मतलब कि यह हमेशा फुलफिल नहीं हुआ होगा कि वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ इज नॉट ऑलवेज जीरो, इज नॉट ऑलवेज जीरो। दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। हमेशा वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ जीरो नहीं होती है। पर आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर क्लोज्ड पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, तो वर्क तो जीरो ही निकलेगी उस फोर्स की वजह से। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब तक वो फोर्स कंजर्वेटिव रहता है तब तक जीरो रहेगा। अगर वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव रहा तो क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन जीरो नहीं रहता है। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक गॉट इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये चीज क्लियर करने के लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। तो हमें पता है कि फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स है, पर यहां पर सर ने लिखा है कि बेस इसकी क्या है। हमने फोर्सेस के टाइप्स करने हैं, पर किस बेस पे कि वो वर्क कैसे करते हैं, बिकॉज वी आर स्टडीइंग वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो फोर्स ही तो वर्क करता है। अब देखेंगे कि वर्क का नेचर कैसा है। तो उस बेस पे हमने फोर्सेस को, जो भी फोर्सेस है उनको हमने कैटेगराइज किया है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
तो अब हम पढ़ेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं। ये वो फोर्सेस होते हैं जो वर्क करे, वो जो फोर्स वर्क करे। आपको पता है कि यहां पर एक बॉडी है ए पॉइंट पे, इसको मैंने सपोज बी पॉइंट तक ले जाना है। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे हैं। इस ए बॉडी को मैंने कहां तक लेना है, बी पॉइंट तक, सॉरी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इस बॉडी को लेना है। मैंने फोर्स अप्लाई करना है, तो मैंने वर्क करनी है इस बॉडी पे। चलो मैं इसको वाया दिस पाथ लेता हूं टू द पॉइंट बी। चलो दिस इज पाथ फर्स्ट। मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स ने कुछ वर्क करी, तो ये बॉडी जो है ये यहां इस पाथ से गुजरा along the path first and finally reached the point B। तो इस फोर्स ने कुछ वर्क करी होगी। सपोज दैट वर्क इज इक्वल टू W1। मैं इसी बॉडी को अगेन इसी A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ले जाऊंगा via the path second, via the path second। तो इस फोर्स ने फिर से कुछ वर्क करी होगी इस बॉडी को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेने के लिए, तो इसने कुछ वर्क करी होगी व्हेन फॉलोड द पाथ सेकंड। सपोज दैट इज W2। आर यू गेटिंग मी? W1 is the work done by the force in displacing the body from point A to point B via the path first, and W2 is the work done by the same force in displacing the body from A to point B but via the path second। तो अगर W1 W2 के बराबर निकला, what does this mean? सीधी सी बात है, यहां पर दो पाथ्स डिफरेंट है। These are clearly different paths. Path first is different from path second. As depicted from the board, its length is smaller than this। सीधी सी बात है। अगर इस फोर्स ने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बॉडी को लिया, जब वया पाथ फर्स्ट वर्क W1 निकली, और वही वर्क बराबर निकली जब इसी फोर्स ने इसी बॉडी को वया पाथ सेकंड ले लिया फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट टू द सेम फाइनल पॉइंट। पाथ्स डिफरेंट है, पर जो फोर्स वर्क करा रहा है along different paths that comes out to be same। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वर्क है, ये वर्क्स जो है, ये डिपेंड नहीं करती है पाथ पे। अगर ये पाथ पे डिपेंड करती तो W1 will not be equivalent to W2 because paths are different, so works will be different। अगर works same आई by the same force but paths are different, then we can say that these works are path independent। These works are path independent। ये बस ये देखता है कहां से लेना है मुझे, कहां तक, कैसे ले जाऊं, आपको उसकी चिंता नहीं लेनी है। अगर ऐसा फोर्स आया और उसने ऐसी वर्क कराई कि कोई भी पाथ फॉलो करो, 10 जूल एक पाथ से निकल रहे हैं वर्क, सेकंड पाथ फॉलो करो, वो उससे लंबी क्यों ना हो वो दूसरी पाथ, पर फिर भी 10 जूल्स ही निकलते हैं, और तीसरी पाथ ले लो और फिर से 10 जूल्स ही निकलते हैं। जिस फोर्स ने ये वर्क करी होगी उस फोर्स का नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वर्क, बिकॉज वर्क इज डन बाय द फोर्स, जिसकी वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो। मतलब है जिसकी वर्क इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हो। मतलब कि व्हेन द वर्क डिपेंड्स ऑन टर्मिनल पॉइंट्स, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी वर्क। जिस फोर्स ने ये वर्क करी होगी उस फोर्स का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस बात को बोलने के लिए मैं एक और तरीका यूज कर सकता हूं।
वो तरीका ये है कि अगर मैंने एक बॉडी ए पॉइंट से लेके फोर्स अप्लाई किया, वर्क करी, यहां से लिया, फिर वापस आया ए पॉइंट तक, मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट कहां है? ए पॉइंट पे। फाइनल पॉइंट कहां है? ए पॉइंट पे। तो जो वर्क है अगर वो डिपेंड कर रही है टर्मिनल पॉइंट्स पे, तो टर्मिनल पॉइंट्स यहां पर क्या है? कोइंसाइड हो रहे हैं, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो वर्क। कौन सी वर्क? जो कंजर्वेटिव फोर्स करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है वो वर्क, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज अगेन ए। तो अगर ये टर्मिनल्स पे डिपेंड करती है, इस वर्क का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम क्या है जो टर्मिनल्स पे डिपेंड करती है, जिसकी वर्क, उसका कंजर्वेटिव नाम है। तो कंजर्वेटिव फोर्स डन 0 वर्क ओवर द क्लोज्ड पाथ, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ, इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ इज 0, then the force which had done this work is called conservative force, क्योंकि वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है वो वर्क। समझ में आया? मतलब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। यहां पर कुछ कंजर्व रहना चाहिए, चलो मैं आपको बताऊंगा व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चलो ये कंजर्वेटिव फोर्स है जिसने ये वर्क करी। सपोज इस पाथ से लेके उसने वर्क करी W, किस फोर्स ने? कंजर्वेटिव फोर्स ने। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक डिपेंड करता है। अगर उसने इस बॉडी को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लिया, तो सपोज द वर्क इज पास टू एंड दैट कम्स आउट टू बी W। अगर वो बी से लेके बराबर उसको वापस लाएगा ए पॉइंट तक, कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। then initial point and final points are the same again, तो ये भी W होगी because it is independent on the path followed, टर्मिनल पॉइंट इस पे डिपेंड करता है। बट अगर A से B तक पॉजिटिव है तो B से A तक नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर A से लेके B तक W वर्क करता है तो B से लेके A तक वो माइनस W वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो हाउ मच विल बी द वर्क डन? टोटल वर्क डन 0। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वर्क का मतलब कि ये एनर्जी देता है, तो नेगेटिव मतलब का मतलब, नेगेटिव वर्क का मतलब ये कि ये एनर्जी लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ए से बी तक लेने के लिए जब इसने बॉडी को ए से लेकर बी तक लिया तो इसने इतनी एनर्जी दी थी, कितनी? W एनर्जी दी थी, बिकॉज दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। जब बी से लेके ए तक इसको लाया, इसने उतनी एनर्जी वापस ले ली। तो ओवरऑल इसने ना एनर्जी दे दी ना एनर्जी ली, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज व्हाई कंजर्वेटिव फोर्स। आर यू गेटिंग मी? सो कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जिसकी वर्क फोर्स नहीं, जिस फोर्स की वर्क डिपेंड करे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे, ना कि ये देखे कि पाथ कौन सी फॉलो हो रही है। या दूसरा तरीका यह है कि इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ कम्स आउट टू बी 0, then the force which had done this work is conservative force. सर कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल दे दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है फॉर एक्स्ट्रा। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक किसी बॉडी को लेगा और फिर बी पॉइंट से लेके वापस उसको ए पॉइंट तक लाएगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई वर्क नहीं करी, because gravitational force is conservative force, because this gravitational force is path independent. Oh sorry, this gravitational force's work
इज पाथ इंडिपेंडेंट, फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट या पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। इट इज द वर्क जो डिपेंड करती है पाथ पे या जो डिपेंड नहीं करती है पाथ पे। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई वर्क कराएं, वो ये नहीं देखता है कि मुझे कहां से कहां तक इस बॉडी को लेना है, कहां से कहां तक कैसे ले जा रहा हूं मैं इसको, वो बस ये देखता है कहां से कहां तक लेना है मुझे इसको। वो ये नहीं देखता कि मुझे कौन सी पाथ फॉलो करनी है। हर किसी पाथ से जितने भी पाथ्स आप फॉलो करेंगे ए से लेके बी तक लेने के लिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये वर्क कर रहा है, हर किसी पाथ से सेम वैल्यू निकलेगा, प्रोवाइडेड इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट रिमेन इज द सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी यही हाल है, स्प्रिंग फोर्स का भी यही हाल है। जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इन्हीं से आता है, जो आगे पढ़ना है आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तब तक नहीं आएगा जब तक वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ना करे। दैट इज व्हाई इन योर सिलेबस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सुप्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो सुप्रिंग की तरफ से जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सुप्रिंग। सो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तब तक नहीं आएगा जब तक वर्क कौन ना करे, कंजर्वेटिव फोर्स ना करे। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किन्हें कहते हैं? जो कंजर्वेटिव नहीं होगी उनको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। खत्म बात। कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया तो नॉन कंजर्वेटिव खुद ही समझ में आ गया। क्यों? हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करती होगी। तो नॉन कंजर्वेटिव का मतलब यह होगा जिसकी वर्क पाथ पे डिपेंड करती होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बॉडी को लेना है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक और मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो इसको इस पाथ से लेता है, पाथ फर्स्ट, सपोज द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज W1 और मैंने दूसरी पाथ फॉलो करी W2, इसी फोर्स ने कितनी वर्क करी? W2। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट रिमेन्स द सेम अगेन बट पाथ्स आर डिफरेंट। अगर इस पाथ से इस फोर्स ने वर्क करी W1 जूल्स और इसी फोर्स ने वर्क करी W2 along the path second, and if W1 is not equivalent to W2, जिस फोर्स ने ये वर्क करी उस फोर्स का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड करता है। जब वर्क पाथ पे डिपेंड करेगी, जिस फोर्स ने वो वर्क करी उस फोर्स का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम इसका दूसरा नजरिया देखें, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैंने बोला था, इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ इज जीरो, जिस फोर्स ने ये वर्क करी उसका नाम है कंजर्वेटिव। इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, देन द वर्क इज डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पर यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। मतलब ओवर द क्लोज्ड पाथ हमेशा वर्क जीरो नहीं निकलती है। यदि ये जीरो निकली तो जिस फोर्स ने ये वर्क करी होगी वो कंजर्वेटिव होगा। अगर ये जीरो नहीं निकली, नॉन जीरो निकली, ओवर द क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट वर्क जीरो नहीं निकल रही है, जिस फोर्स ने ये वर्क करी उस फोर्स का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कि if the work done over the closed path does not come out to be zero, then the force which had done this work is non-conservative force. तो non-conservative force की बहुत अच्छी एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। जो non-conservative force होता है उसकी एग्जांपल बहुत अच्छी है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस ड्रैग। आगे पढ़ेंगे आप। Etc. Friction, viscous drag, these are the non-conservative forces. That is why you have not ever heard a word frictional potential energy. क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज इसकी वर्क डिपेंड करती है पाथ पे। विस्कस ड्रैग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इसकी वर्क पाथ पे डिपेंड करती है। Now the question is, how you guess that gravitational force is a conservative force? तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
उसकी वर्क डिफरेंट पाथ से सेम निकलनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट पाथ से वर्क सेम निकली, देन वी कैन से दैट इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? तो वो चीज क्लियर करने के लिए अब मैं यहां पर दिखाऊंगा वो। चलो, यहां पर मैंने ये एक फिगर बनाई। तो ये एक बॉडी है, ये सपोज इसका मास m है, ये C पॉइंट पे है ऑन द ग्राउंड। इसको मैंने A पॉइंट तक लेना है। कहां तक? A पॉइंट तक। तो A पॉइंट तक आने के लिए या लाने के लिए मेरे पास दो पाथ्स है। पाथ फर्स्ट डायरेक्ट, दिस हाइपोटेन्यूज, दिस इज पाथ फर्स्ट। इस रास्ते से ले चलो तो A पॉइंट तक पहुंच जाओगे। या दूसरा रास्ता यह है कि पहले C से लेके B तक जाओ, फिर B से लेके A तक जाओ। तो ये दो पाथ्स हैं A पॉइंट तक जाने के लिए। तो मुझे पता है कि मैंने यहां पर करना है कि हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है कंजर्वेटिव फोर्स? अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा बॉडी को C पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लेने के लिए वाया द पाथ फर्स्ट, अगर वो वर्क बराबर निकली इस बॉडी को C पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लेने के लिए, बट वाया द पाथ सेकंड अगर दोनों वर्क सेम निकली, तो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड हेंस इट इज कंजर्वेटिव ये चीज हम यहां पर प्रूव करने वाले हैं। चलो, ये मैंने राइट ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। यहां पर दो पाथ्स है, पाथ फर्स्ट C to A डायरेक्ट, पाथ सेकंड C to B देन B to A, इट्स पाथ सेकंड। तो हम पाथ फर्स्ट के थ्रू वर्क निकालेंगे पर कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर mg, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो हम पहले निकालेंगे work done by gravitational force in taking body from C point to A point via path first हम पहले ये निकालेंगे। तो आपको पता है कि वो किसके बराबर निकलती है? इट इज F dot ds फ्रॉम A टू C, बट कौन सी पाथ है? फर्स्ट पाथ फर्स्ट। हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा। इस पे तो मैं भी वर्क कर रहा हूं, पर मेरे बगैर भी तो और फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, तो वो देखें वो कितनी करते हैं। पर उनमें से मैंने कौन सा चुना? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? mg। बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट ये है, कितनी है? L, उसका मैग्नीट्यूड है L। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है और ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, तो एंगल थीटा नहीं है, एंगल 90 प्लस थीटा है। बिकॉज आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड व्हेन देयर टेल इज गेट कोइंसाइडेड और हेड्स गेट कोइंसाइडेड। दिस इज द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, तो इट इज द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द टेल ऑफ द फोर्स वेक्टर, तो एंगल ये बना। हाउ मच इज दिस? दिस इज थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? 90 प्लस थीटा, सो F S cos of 90 plus theta. You know very well what is cos 90 plus theta. आपको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। Add sugar to coffee. कुछ याद आ रहा है? Add sugar to coffee, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है। cos 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो कोसाइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos का कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। सो इट विल बी साइन थीटा, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पर साइन पॉजिटिव है, तो cos क्या है? नेगेटिव, तो इट विल बी नेगेटिव। WAC विल बी MGL साइन ऑफ थीटा बट नेगेटिव, बिकॉज cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। This is the work done by the gravitational force when in taking the body from C to A directly via the path first. इतनी वर्क करी ग्रेविटेशनल फोर्स ने।
अब हम देखेंगे वो कितनी निकली, -mgl sin थीटा। इसको याद रखिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा -mgl sin थीटा। दिस इज द वर्क डन व्हेन टेकन अलोंग द पाथ फर्स्ट। अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम देखेंगे कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करता है जब ये इसी सेम बॉडी को 5 सेकंड से ले कहां तक, सी से लेके ए तक। तो हमें पता है कि इतना वर्क करेगा, पहले उसको ऐड करेंगे इतना वर्क, तो 5 सेकंड इज दिस। सो मगर उससे पहले अगर ये एल है, ये थीटा है, व्हाट विल बी दिस थिंग, थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। सो ये होगा एल कॉस थीटा यहां से यहां तक, और ये कितना होगा एल साइन थीटा। समझ में आया? चलो, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम सी टू ए वाया 5 सेकंड। अब इस पाथ से देखेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा। वर्क किसके बराबर होगी, एफ डॉट डी एस। आर यू गेटिंग मी? सो ए टू सी वर्क डन सॉरी ए टू सी नहीं, सी टू ए है, सी टू ए है। मुझे लगता है कि यहां पर पहले इस पाथ में देखेंगे वो कितना करेगा, उसको ऐड करेंगे इस पाथ में कितनी वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सी टू बी, पहले सी टू बी देखेंगे वो कितना निकलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना करेगा, प्लस बी टू ए। सो दिस इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम सी टू ए बाय 5 सेकंड। सी टू बी क्या निकलेगा, एफ डॉट डी एस, इसका भी आएगा एफ डॉट डी एस। What is the F here? mg. What is displacement? L cos theta. L cos theta is the displacement and force is mg. What is the angle between displacement and this? It is 90. So it will be cos of 90. Are you getting me? A dot B. A B cos of theta. So A है magnitude of force mg. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एल कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू दैट इज 90 प्लस एफ, यहां फिर से कितना फोर्स लगेगा, एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकला। नाउ व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 cos 180 डिग्री। आर यू गेटिंग मी? सो cos 90 0, दिस टर्म गॉन, mg सही, l सही, sin थीटा। व्हाट इज cos 180, -1। So this is the work done by the gravitational force in taking the body from C to A via the path second। कितनी वर्क निकली, -mgl sin थीटा। पर इससे पहले इसी फोर्स ने कितनी वर्क करी थी, इस बॉडी को सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक लेने के लिए, मगर पाथ कौन सी फॉलो कर रहा था, पाथ फर्स्ट ये फॉलो कर रहा था, -mgl sin थीटा। आर दीज टू इक्वल? सो इसका मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरीके से अब हमने देखना है कि ओवर द क्लोज्ड पाथ ये कितना वर्क करेगा। ओवर द क्लोज्ड पाथ ये वर्क 0 करेगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। वो चीज भी यहां पर देख लेंगे। हमें ये भी पता है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ये वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ हमेशा 0 करता है, हमेशा। यस, work done over the closed path is always 0, but if the force is conservative in nature, क्योंकि वो टर्मिनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज भी हम बोल सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहां पर ए से लेके बी तक बॉडी को ले जाए, फिर बी से लेके ए तक वापस लाए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पाथ क्या बनी, क्लोज। क्या वो 0 वर्क होगी कि नहीं होगी? अगर वो 0 वर्क होगी तो ये भी इस बात की गवाही देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि जब क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन 0 होती है, जिस फोर्स ने ये वर्क करी वो कंजर्वेटिव होता है। चलो ये देखते हैं। तो एक बॉडी है, इसका मास है m, और इसको मैंने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लेना है ओवर द हाइट h।
तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, बाकी फोर्स भी लगेंगे पर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर कंसिडर किया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की तरफ लगता है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ। बताओ, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, mg। हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, h। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में mg, और डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 cos 180 degree। How much is the work done by the gravitational force in taking the body from A to B? mg is cos 180 is -1 minus mgh. This is the work done by the gravitational force in taking the body from A to B. Now, अब बॉडी को B से लेके A तक लाना है, B से लेके A तक वापस लाना है, तो क्लोज्ड पाथ बनेगी ना, A to B, B to A, तो क्लोज्ड पाथ हो गई। तो अब हम देखेंगे B to A तक कितना वर्क करेगा ये। Now, work done by the gravitational force in taking the body from B to A over the again height और डेप्थ, जहां यहां पर बोलेंगे हाइट h। बताओ फोर्स कितना है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h अगेन। बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में, इन द नेगेटिव y एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ, अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0 cos 0। हाउ मच इज cos 0, 1। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, mgh। आर यू गेटिंग मी? This is the work done by the same gravitational force in taking the body from B to A. A to B कितना किया वर्क, माइनस mgh। B to A कितना वर्क किया, mgh। Is A to B, B to A a closed track? Yes, it is a closed track. A से लेके B तक, B से लेके वापस A तक, तो पूरी वर्क कितनी निकलेगी ओवर द क्लोज्ड ट्रैक, टोटल वर्क डन। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, जितनी वर्क आपने निकाली उनका सम कर दो। पहले यहां से यहां तक, हाउ मच इज द वर्क डन, माइनस mgh। इसको सीधे ऐड करो, अलजेब्रिक सम, फ्रॉम B to A, हाउ मच इज द वर्क डन, mgh। हाउ मच इज माइनस mgh प्लस mgh, 0। सो दिस इज द टोटल वर्क डन ओवर द क्लोज्ड ट्रैक बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कम्स आउट टू बी 0। ये इस बात की गवाही देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मुझे लग रहा है कि आपको यह समझ में आया होगा। जब भी एक फोर्स वर्क करेगा ओवर द क्लोज्ड ट्रैक, अगर वो वर्क 0 निकली तो आप ये बोलेंगे कि ये जो फोर्स है जिसने ये वर्क करी वो कंजर्वेटिव था, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड ट्रैक डज नॉट कम आउट टू बी 0, देन द फोर्स इज विच फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और मैंने बोला आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये देख लेंगे कि अब हम फिर से क्लोज्ड पाथ करेंगे, पर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क करवाएंगे, हम देखेंगे वो 0 नहीं निकलेगी। अगर वो 0 निकली तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बट यू नो वेरी वेल फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन ओवर द क्लोज्ड ट्रैक बाय द फ्रिक्शन डज नॉट कम आउट टू बी 0। इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं यहां पर फिर से एग्जाम्पल देता हूं। अभी तक हमें पता था कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो वर्क डन ओवर द क्लोज्ड ट्रैक हमेशा 0 निकलता है। अगर अब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, देन वर्क डन बाय इट ओवर द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज नॉन जीरो। यूजुअली इट इज नेगेटिव, यूजुअली ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, ये बॉडी से एनर्जी लेता है। तो दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ए डिसिपेटिव फोर्स, क्योंकि ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो अगर अब क्लोज्ड पाथ पे वर्क डन 0 नहीं निकली, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है बट वर्क डन 0 नहीं निकली, तो इस फोर्स का नाम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। जरा ये देख लेंगे, यहां पर देखिए, ये जो मेरे पास ये बोर्ड है, सपोज इस बोर्ड पे ये बॉडी है, इसी बोर्ड पे, प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, तो इस बॉडी का नाम है ए सपोज, और इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ। कितना कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे, ये बॉडी ए है, दिस इज बॉडी ए, और इसको मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूं, ए सॉरी एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, और इसको मैंने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लिया। किस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक। जब मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स, तो मैंने कुछ वर्क करी होगी, हाँ बिल्कुल,
क्योंकि यहां से यहां तक चलो डिस्प्लेसमेंट डी थी। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी, तो मैंने कुछ वर्क करी होगी। पर मैं यहां पर मेरी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर किसकी फोर्स बात कर रहा हूं, किस फोर्स की बात कर रहा हूं, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स की, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज विच फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। अब मैं देखूंगा जब मैंने ए से लेके बी तक बॉडी को लिया, उस टाइम इस बॉडी पे मेरे फोर्स के बगैर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। मैं देखूंगा वो कितना वर्क करेगा। इस बॉडी को ए पॉइंट, जब इसको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लिया गया, जरा देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स in giving a displacement from A to B। इस बॉडी को जब मैं A से लेके B तक ले रहा हूं तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, which always retards the body, which always opposes the relative motion, that force is called a frictional force। वो किस डायरेक्शन में लगेगा, in the opposite direction। Suppose the magnitude of that force is small f। What is this f? It is the frictional force acting on this body। जब मैं इस बॉडी को A से लेके B तक ले रहा हूं, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट D, हाउ मच वाज द फोर्स एक्टिंग F। उस फोर्स ने कुछ वर्क करी होगी, मैंने उस फोर्स को गोली मार देनी है। मैंने देखना कि इस बॉडी पे उस टाइम एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में। बताओ इस वाले फोर्स ने कितनी वर्क करी होगी। अब आप बोल देंगे कि सर इट इज F डॉट ds। F कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F स्मॉल है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, D। हाउ मच इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, 180। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इट विल बी cos 180। यू नो वेरी वेल cos 180 is -1। so work done by frictional force when the body is taken from A to B is -FD। अब मैं बॉडी को यहां से फोर्स अप्लाई अगेन कर रहा हूं, कहां तक ले रहा हूं वापस, B से A तक, B से A तक, ताकि ये क्लोजर पाथ हो जाए। नाउ वर्क डन बाय, जब मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम B टू A कितना निकलेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड कितना है फ्रिक्शनल फोर्स का, सपोज F अगेन। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट अगेन, D। हाउ मच इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अब बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस डायरेक्शन में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर, अगेन 180। हाउ मच इज cos 180, it is -1, so it will be -FD। This is the work done by the frictional force in taking the body from B to A। -FD is also the work done by the frictional force in taking the body from A to B। टोटल वर्क डन कितनी निकलेगी, A to B प्लस B to A, तो -FD, अरे प्लस -FD, अगेन ऐड कर रहे हैं ना -FD। इसका -FD निकला, इसका -FD निकला, यहां से यहां तक फ्रिक्शनल फोर्स ने इतनी वर्क करी, -FD, इसको ऐड करेंगे कितना, वहां से यहां तक वापस लाने के लिए -FD, तो -FD कितना हो गया, -2FD, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बट द पाथ इज क्लोज्ड, A to B, B to A। सो इस फोर्स ने कितनी वर्क करी, नॉन जीरो, यूजुअली नेगेटिव, एंड इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स ने ओवर द क्लोज्ड ट्रैक जीरो वर्क नहीं करी, तो इस फोर्स का नाम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज ये डिसिपेट्स द एनर्जी, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। जब आप फ्रिक्शनल फोर्स का, इस फ्रिक्शनल फोर्स का हम यहां पर फायदा निकालते हैं, तो जब, अब आपको पता होगा कि जब हम फ्रिक्शन दो हाथों को रब करते हैं, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू द प्ले, एंड इट ऑलवेज डज व्हिच वर्क, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मींस इट डिसिपेट्स द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कम्स, एंड दैट एनर्जी इज felt by we people। Are you getting me? And in the form of heat। तो इसका मतलब यह है कि ओवर द क्लोज्ड पाथ अगर वर्क जीरो निकली तो वो कौन सा फोर्स है जिसने ये वर्क करी, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ओवर द क्लोज्ड पाथ वर्क जीरो नहीं निकली तो उस फोर्स का नाम क्या है,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने यहां पर देखा और पिछली एग्जाम्पल में भी देखा। होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा ज़रूर। थैंक यू, शुक्रिया।